नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच एक नया टॉपिक कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लेकर हाजिर हैं। यह टॉपिक लाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर आप 132 केवी या 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन बनवाने जा रहे हैं तो इसके मूल्य का सही आकलन किए जाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक बार फिर से हम आप सभी को अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में 2022 के डाटा के अनुसार यहाँ पे टोटल कनेक्टेड लोड करीब 69,000 है, पर वही केवल पावर जनरेशन की कैपेसिटी 17,000 मेगावाट ही है। इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हर साल उत्तर प्रदेश पावर जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ा रहा है और नए प्लांट भी लगा रहा है। प्लांट से पावर को सब स्टेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्ट की जा रही है। इस ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन की कितनी अनुमानित लागत होगी, उसके कैलकुलेशन के मेथड को समझेंगे और इस वीडियो में ये भी एनालिसिस करेंगे कि अगर ट्रांसमिशन लाइन जेब्रा कंडक्टर पे बन रहा है या पैंथर कंडक्टर पे बन रहा है तो उसकी कीमत में कितना अंतर आएगा। अगर किसी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के गोल और नीड को भी समझना ज़रूरी है। इन सभी डिस्कशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन जेब्रा कंडक्टर पे बनेगी और कौन सी पैंथर कंडक्टर पे बनेगी, जिससे ट्रांसमिशन लाइन बनवाने की कॉस्ट मिनिमम हो सके। ट्रांसमिशन लाइन बनवाने की लागत, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ और ट्रांसमिशन लाइन किस तरीके के जियोग्राफिकल एरिया में बनवाई जानी है और कितने नंबर ऑफ यूनोसी जैसे रेलवे क्रॉसिंग, फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनएचआई से ली जानी है, और ट्रांसमिशन लाइन रूट के लिए लैंड एक्वायर के राइट और ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले मटेरियल कॉस्ट और कंडीशन के अनुसार मटेरियल और इसके कमीशनिंग के डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग पे डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन लाइन बनवाने का हमारा मेन उद्देश्य होता है पावर को एक जगह से दूसरे स्थान तक इफ़िशिएंटली ट्रांसफ़र किया जाना है। ट्रांसमिशन लाइन एक्सपेंशन से पावर ट्रांसफ़र की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आज के समय में अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को 5 ग्रिड में बांटा गया है। एक नॉर्दर्न ग्रिड है और एक साउदर्न ग्रिड है, एक ईस्टर्न ग्रिड है और एक वेस्टर्न ग्रिड है और लास्ट है नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड। ट्रांसमिशन लाइन एक्सपेंशन से ग्रिड में पावर इंजेक्शन की मल्टीपल पाथ होने की वजह से ग्रिड की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। पावर को जब हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र किया जाता है, वोल्टेज की स्टेबिलिटी और पावर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। ट्रांसमिशन लाइन के महत्व को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन और उसमें खर्च होने वाले अनुमानित लागत का कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन रूट का सर्वे किया जाना है। उसकी बेसिस पे आप डाटा कलेक्ट करिए। ट्रांसमिशन लाइन के रूट में किस तरीके का टावर फाउंडेशन बनाया जाना है, कौन सा टावर उपयोग किया जाना है और कितने एनओसी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले मटेरियल और इसके कमीशनिंग के को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के मटेरियल की कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी और हर एक मटेरियल की रेट कितना होगा, उसकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। इसकी बेसिस पे ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले सारे मटेरियल और इसको कमीशनिंग में पूरा खर्च कितना बनेगा, इसमें लोडिंग कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए किसी भी ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में लोडिंग के रूप में प्राइस एस्केलेशन, कंटीजेंसी 3%, ROW 7.5%, अगर वही एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज की बात करें तो ये 9% और सुपरविजन चार्ज 15% इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले
ACSR जेब्रा और ACSR पैंथर कंडक्टर के डिजाइनिंग में अंतर अगर देखें तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेब्रा कंडक्टर में 54 जो है एल्युमिनियम कंडक्टर यूज होता है और 7 जो है स्टील का कंडक्टर यूज होता है। वही अगर पैंथर कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम कंडक्टर 30 रिक्वायरमेंट होता है और वही स्टील कंडक्टर 7 रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी डायामीटर करीब 3 mm होता है। इसलिए इनका करंट कैरिंग कैपेसिटी और लोड कैपेसिटी में काफ़ी अंतर होता है। वही ACSR जेब्रा कंडक्टर की वेट की बात करें तो 1.620 kg पर मीटर होता है, पर वही पैंथर कंडक्टर का वेट केवल 0.975 kg पर मीटर होता है। अगर सैग की बात करें, सैग इक्वल टू WL²/80 होता है, मतलब कि वेट जो है जेब्रा कंडक्टर का ज़्यादा है, तो इसका मतलब जेब्रा कंडक्टर में सैग भी ज़्यादा होगा। अगर सैग ज़्यादा होता है तो ग्राउंड क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ़ टावर आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जेब्रा कंडक्टर की अगर कोई लाइन बन रही है तो उसमें नंबर ऑफ़ टावर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आप 132 kV की DC लाइन अगर आप जेब्रा कंडक्टर पे बनवा रहे हैं तो उसका कॉस्ट लगभग 98 लाख पर किलोमीटर आएगा। पर वही अगर आप पैंथर कंडक्टर पे बना रहे हैं तो इसकी लागत करीब 65 लाख पर किलोमीटर आएगा। अगर वही 80 लाइन पैंथर जेब्रा कंडक्टर पे बनाई जा रही है तो वो करीब 80 लाख पर किलोमीटर आएगा। अगर वही लाइन पैंथर कंडक्टर पे बनाई जा रही है तो उसकी कॉस्ट करीब 59 लाख पर किलोमीटर आएगा। अगर आप 220 किलोमीटर की DC लाइन जेब्रा कंडक्टर पे बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट करीब 112 लाख पर किलोमीटर आएगी। आज के समय में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में 220 kV की कोई भी लाइनें पैंथर कंडक्टर पे नहीं बनवाई जाती है। जैसा आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि जेब्रा कंडक्टर पे अगर कोई लाइनें बनाई जाती है तो उसकी कॉस्ट पैंथर कंडक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जनरली आज के समय में उत्तर प्रदेश 132 kV की लाइनें पैंथर कंडक्टर पे और वही 220 kV की लाइनें जेब्रा कंडक्टर पे बना रहा है। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपका कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट के माध्यम से या पर्सनली मैसेज आप हमें भेज के बता सकते हैं। स्पेशली आई थैंक्स टू माई सीनियर्स एंड कलीग्स हु हेल्प्स मी to understand these things. Thank you.